Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video, we're going to cover chapter number 8, that is the Constitution of India of class 4th SST. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 4th का सोशल स्टडीज़ का SST का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 8 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको कवर करने वाले हैं। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आए एंड अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को यूज़फुल लगे तो ये वीडियो सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ ले लीजिए स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम चैप्टर आज कवर करने वाले हैं उसमें क्या स्टडी करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ इंडिया गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मिला। ठीक है। नंबर 2 विल ऑल्सो नो अबाउट द प्रियाम्बल, प्रियाम्बल क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नंबर 3 विल ऑल्सो लर्न अबाउट सम फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले आपको जो चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑल लव प्लेइंग गेम्स, हम सबको गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। बट क्या आप लोगों ने नोटिस करा है दैट ईच गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलो। ठीक है, हर एक गेम के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एंड अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हो देन यू आर ईदर आउट ऑफ द गेम। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं मान लीजिए एंड उसके रूल्स आप ब्रेक करते हो तो क्या होगा, पनिशमेंट आपकी, या तो आप गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे या फिर आपको एक पेनल्टी, एक पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, सो रूल्स आर गाइडलाइंस टू प्ले अ गेम इन अ फेयर मैनर। ठीक है, रूल्स वो गाइडलाइंस होती है कि किसी एक गेम को फेयर मैनर में खेला जाए। फेयर मैनर मतलब कोई चीटिंग वगैरह ना करी जाए। ठीक है, सो नाउ डू यू नो दैट हु मेक्स द रूल्स फॉर अ कंट्री। ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी एक सिंपल सी गेम की बात करी। ठीक है, बट क्या आप लोगों ने पता है, आप लोगों को पता है क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारी पूरी कंट्री है इंडिया जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके लिए रूल्स कौन सेटअप करता है, कौन बनाता है। ठीक है, चलिए उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ सेट ऑफ रूल्स, कह रहे हर कंट्री को कुछ सेट ऑफ रूल्स की नीड होती है सो दैट इट मे रन प्रॉपरली। ठीक है, सो दैट कंट्री हमारी अच्छे से चल सके। ठीक है, कह रहे अब जो रूल बुक होती है ना स्टूडेंट्स, द रूल बुक वेयर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन आर स्टेटेड, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ आया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। एक स्टूडेंट्स वो रूल बुक होती है जिसमें हमारे सिटीजन्स के सबके राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखे होते हैं, वेयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीजन आर स्टेटेड, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो बुक होती है जहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रीब्यूट एंड रेगुलेट स्टेट पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रेगुलेट करते हैं स्टेट की पावर को। ठीक है, दे सेट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, वो एक हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर को सेट आउट करते हैं और जो मेजर स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं एंड जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्निंग देयर रिलेशंस विद ईच अदर एंड विद द स्टेट सिटीजन, उन सबको मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे इवन बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, हमारे जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी उससे पहले भी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट वॉज फॉर्म्ड, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, फॉर्म हुई थी। कब स्टूडेंट्स, ईयर याद रखेंगे आप लोग, इन 1946। ऑलराइट, विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1946। फ्रॉम ऑल रीजन्स, मतलब हर एक रीजन से बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जस्ट लाइक दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को हम कैपिटल ऑफ द कंट्री कहते हैं तो वहीं से बनाई गई, नहीं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगहों से बनाई गई थी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स आप लोग, ये नेम है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सर। ओके, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, हेडेड दिस असेंबली, उन्होंने हेड करा था इस असेंबली को। क्यों स्टूडेंट्स इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर का, तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उन्होंने इस असेंबली को हेड करा था। ओके,
चलिए अब देखिए आगे कि 3 years आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, कह रहे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, कब हुई थी स्टूडेंट्स इंडिया इंडिपेंडेंट? ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है, आप सभी को पता है हम लोग उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। सन था स्टूडेंट्स, ईयर था उसका 1947, ठीक है। तो कह रहे 3 साल बाद, उसके 1947 के 3 years बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा वो इम्प्लीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर में थोड़ी सी डेट्स हैं कि आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के 3 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। कह रहे इसलिए हर साल इस दिन, एवरी ईयर ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं ना स्टूडेंट्स, वही कह रहे हैं। कह रहे हैं द लॉज ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री के जो लॉज हैं, ठीक है, कानून हैं, दे हैव बीन मेड कीपिंग इन लाइन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी जो होती है वो कह रहे एक रूल ऑफ लॉ होता है, द सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट and into executive and legislative and judicial branches and an independent judiciary. Students ये क्या है? These are some of the features of our constitutions, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो अभी अभी मैंने आपको रीड करके बताया, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए द प्रियम्बल एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टूडेंट्स ये प्रियम्बल होता है ये एक इंट्रोडक्शन की तरह एक्ट करता है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन, और गाइडिंग पर्पस और प्रिंसिपल सेट आउट करता है हमारे नेशन के। ऑलराइट, ये क्या स्टेट करता है प्रियम्बल? इट स्टेट्स कि इंडिया जो है, हमारी कंट्री इंडिया, वो एक दैट इज़ अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक स्टेट, ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताता है कि प्रियम्बल बताता है कि हमारी जो इंडिया है दैट इज़ अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। अभी स्टूडेंट्स ये वर्ड्स जो है, बड़े बड़े टर्म्स जो अभी मैंने रीड करे हैं, क्या होते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज टर्म्स व्हाट दे मीन, ठीक है। नंबर 1 सोवेरियन, ठीक है। सोवेरियन क्या होता है? A sovereign country has independent authority of the state. जो एक सोवेरियन कंट्री स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है उसके पास ऑफ द स्टेट की, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ फुल राइट एंड पावर ओवर इटसेल्फ, जो गवर्नमेंट है हमारी उनके पास फुल राइट, पूरी तरह से पावर होती है एंड राइट्स होते हैं ओवर इटसेल्फ, उसके ऊपर कंट्री पे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सोवेरियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है आप देखिए, अ सोशलिस्ट कंट्री इज द वन वेयर एवरीवन इज इक्वल। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पर सभी लोग, एवरीवन, जो सब लोग इक्वल माने जाए, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो किसी में, सब इक्वल माने जाते हैं। देयर इज नो डिविजन अमंग पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रिलीजन। कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं होता लोगों के बीच बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रिलीजन, कि मान लीजिए हम कहें कि कोई लोअर कास्ट का पर्सन है तो उसको इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। कलर, ये जस्ट लाइक हम रेसिज्म की अगर बात करते हैं, रेसिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ब्लैक ही पर्सन है तो हम कहें कि नहीं वो थोड़ा सा ब्लैक ही है, उसको इक्वल राइट्स ना मिले या उससे थोड़ा भेदभाव करें, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिलीजन, आपको पता है हमारी कंट्री में पता है ना, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करा जाता है, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द सोशलिस्ट पॉइंट, ठीक है। सोशलिस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पर सबको इक्वल माना जाता है, जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट, कलर और रिलीजन के बेसिस पे, ओके। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम लोग सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है अब देखिए, अ सेक्युलर कंट्री इज द वन दैट अलाउज पीपल टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सेक्युलर कंट्री का मतलब स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पर सभी लोग, जो सभी लोगों को अलाउ करती है सेक्युलर कंट्री कि कोई भी आप अपनी चॉइस का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, हम लोग हैं हिंदू, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, अगर हम चाहें तो हम जस्ट लाइक हम लोग हिंदूज़ हैं, हम लोग टेम्पल्स में जाते हैं, ठीक है, हिंदूज़म, तो अगर ऐसा कोई फास्ट एंड प्रेशर नहीं है, अगर हम चाहें तो हम लोग मॉस्क है, जस्ट लाइक चर्च है, गुरुद्वारा है, अगर हम लोग
लोग जाना चाहें, हमारा मन करे तो हम वहाँ जा सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय सेक्युलर कंट्री। इसी को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, जहाँ पर लोगों को अलाउंस मिलती है, लोगों को अलाउड है लोग कि कोई भी अपना रिलीजन, अपनी चॉइस का रिलीजन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक। A democratic government is a government that is of the people, by the people and for the people। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि ऑफ द पीपल मतलब लोगों की गवर्नमेंट होती है, बाय द पीपल मतलब लोगों से गवर्नमेंट होती है, एंड फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट द लीडर्स हु विल रन द कंट्री। कह रहे हैं अब एक हमारी डेमोक्रेसी में, या हम कहें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोगों के पास ये राइट है कि अपने लीडर्स वो खुद चूज कर सके, खुद इलेक्ट कर सके टू रन द कंट्री। ठीक है, इसको देखिए एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जस्ट लाइक इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, आपको पता है हर एक टाइम पीरियड के बाद, हर एक टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें हम लोग अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि फिर बाद में अल्टीमेटली कंट्री को रन करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये राइट है ना, बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको पता है हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट हर कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइना की बात करूँ, सऊदी अरेबिया की बात करूँ, वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, वहाँ पर लोगों के पास ये राइट नहीं है कि आप वोट करके, इलेक्शंस के थ्रू वोट करके आप अपने लीडर्स खुद सिलेक्ट कर सको। नहीं, वहाँ पर मोनार्की वगैरह चलती है। लाइक अगर मैं बात करूँ चाइना वगैरह की, तो वहाँ पर एक किंग होता है, वो ही डिसाइड करता है कौन लीडर बनेगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया में और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बट हमारी कंट्री एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक। A republic is a country where the representatives elected by the people run the country। ठीक है, रिपब्लिक एक वो कंट्री मानी जाती है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि लोग चूज करते हैं, वो कंट्री को रन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शंस क्या होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट एंड सिलेक्ट देयर लीडर्स। ठीक है, वही पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करा है कि हमारी एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स है हमारी कंट्री के, हम लोगों के पास ये राइट है कि हम वोट कर सके और अपने लीडर्स को खुद सिलेक्ट कर सके। ठीक है, द पार्टी दैट गेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द सिटीजन्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग पार्टीज खड़ी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है इलेक्शंस में। ठीक है, और जिस पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में जस्ट लाइक इलेक्शंस होते हैं तो देखिए बीजेपी पार्टी खड़ी होती है। ठीक है, कांग्रेस होती है, आम आदमी पार्टी तो अब आई गेस थोड़ा सा हटा दी गई है, एंड और भी अलग अलग होती है पार्टीज, बीएसपी है, और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो जिस भी पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, इंडिया फॉलोज अ रूल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से सुनेंगे, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए हमारी इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूल को फॉलो करती है। अब ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ वोटिंग, कह रहे सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वंस कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर। कह रहे जो ये हमारा वोटिंग सिस्टम होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास राइट तो है वोट करने का, बट ऑल्सो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई इस पर भेदभाव नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना किसी तरह का। कोई इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि कोई पर्सन की, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन लोअर कास्ट का है या कोई अपर कास्ट का है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी की कास्ट को लेकर, किसी के रिलीजन को लेकर हम कहें कि भाई तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम वोट नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, किसी के कलर को लेकर, जस्ट लाइक मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा ना कि लाइक रेसिज्म वगैरह की, कोई ब्लैक ही पर्सन है, कुछ है, तो हम कहें कि नहीं भाई तू वोट नहीं कर सकता, तेरा कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि जेंडर को लेकर, मेल फीमेल को लेकर, ठीक है, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि हमारी वोटिंग सिस्टम में जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास राइट है वोट करने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वंस कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर। ठीक है, Constitution of India allows every citizen who has attained the age of 18 to cast his or her vote. Students, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हमें अलाउ करता है कि हर एक सिटीजन जिसकी एज 18+ है वो अपना वोट को कास्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, इफ दे हैव वोटर आई डी कार्ड्स। ओके, 18+ के बाद आपको वोटर आई डी कार्ड्स अपने बनवाने होते हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर अलाउड टू डू कास्ट योर वोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब
अब हम हाँ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फंडामेंटल राइट्स, इसको स्टडी करने वाले हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब होता है बेनिफिट्स, ठीक है। हर हमारे इंडिया के हर सिटीजन को कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दे आर दी राइट्स ऑफ अ पर्सन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी डिनाइड टू द पीपल। ये वो राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हर सिटीजन को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, और कोई भी इनको मना नहीं कर सकता किसी और को दिलवाने से, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट, सारे इनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स की ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर टू बी गिवन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। राइट टू इक्वालिटी का मतलब स्टूडेंट्स हो गया कि हर सिटीजन जो है इंडिया का, उसको इक्वालिटी दी जाएगी बिफोर लॉ, लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में, और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी, ठीक है। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑल सिटीजन्स जो है स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के, उनके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, किस चीज़ की, स्पीच की, मतलब बोलने की और एक्सप्रेशन करने की। आप मान लीजिए कोई थॉट है, कोई आपका कुछ है, आपको आइडियाज़ आपको है, तो आप उसको सामने रख सकते हैं, ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं। सो ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, ओके। All citizens of India can reside in any part of the country and also can travel freely to any part of the country, ठीक है स्टूडेंट्स। हम जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम लोग के पास ये राइट है कि रिजाइड मतलब होता है रहना, कि हम कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में। ऐसा नहीं है कि लाइक मान लीजिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमारे ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम यहीं रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के किसी भी पार्ट में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको मनाही नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। थर्ड देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, citizens of India cannot be forced into labor and treated unfairly in factories। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहे जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता लेबर बनने में, और उनको अनफेयरली उनको ट्रीट कोई नहीं कर सकता है बेसिकली फैक्ट्रीज में, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर 14 ईयर्स से कम, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रूल है, ये गवर्नमेंट का लॉ है, फंडामेंटल राइट के अंडर आता है ये, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, कि जो छोटे बच्चे हैं 14 ईयर्स से छोटे, उनको कोई फैक्ट्रीज या किसी प्लेस ऑफ वर्क में एम्प्लॉय नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत हार्मफुल होता है ये उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये क्या होता है, देखिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, पीछे भी बताया था स्टूडेंट्स, अभी ये मैंने आपको चैप्टर में, ठीक है, कि कह रहे हैं जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो फ्री हैं कि कोई भी अपनी चॉइस का रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो दिस कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस मीन्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ द प्लेस दे लिव इन, कि मतलब जिस प्लेस में आप रह रहे हैं उसको आपको प्रिजर्व करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए वहाँ के कल्चर को, ठीक है। दे कैन ऑल्सो सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि अगर आप चाहें तो आप कंट्री के किसी भी पार्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप सेटअप कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका क्या मतलब होता है, देखिए कह रहे इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे फ्रॉम अ पर्सन, कह रहे हैं कि जितने भी हमने ऊपर अभी राइट्स डिस्कस करे ना स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी राइट अगर हमसे छीनने की कोशिश करे कोई भी पर्सन, तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं टू सीक जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए, ठीक है। कह रहे ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ to ensure that nobody is deprived of their fundamental rights। कह रहे कानून का, कोर्ट का ये ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो देखें, मेक श्योर करें कि कोई भी डिप्राइव्ड ना रहे इन फंडामेंटल राइट से, ठीक है। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित रहे, कि मतलब कोई भी इनसे कोई छीने ना, कोई अदर पर्सन, ठीक है। सो आप लोग ये गवर्नमेंट का, ये कोर्ट की ये ड्यूटी है, ठीक है। दिस कम्स अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। नेक्स्ट देखिए, लास्ट राइट डिस्कस करते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स, 7th हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट टू एजुकेशन। यस, कह रहे राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2009, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आप लोग कब ये इंक्लूड हुआ था हमारे फंडामेंटल राइट्स में, इन 2009, ठीक है।
इट एंटाइटल्स, ये क्या एंटाइटल क्या बताता है राइट टू एजुकेशन? इट एंटाइटल्स दैट एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14, कह रहे कोई भी बच्चा जो 5 to 14 के एज ग्रुप के अंडर आता है, he or she has the right to free basic education, उनके पास फ्री बेसिक एजुकेशन का राइट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस कम्स अंडर राइट टू एजुकेशन, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरा पर्सनली फेवरेट फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, कह रहे जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सर्टेन राइट्स। ठीक है, हमने अभी राइट्स डिस्कस करे स्टूडेंट्स टू एंजॉय, एंड इट ऑल्सो मैंशन सर्टेन ड्यूटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ भी आती हैं जो हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट परफॉर्म, जो हमें परफॉर्म करनी चाहिए कुछ ड्यूटीज़। राइट्स तो गवर्नमेंट ने हमें दे दिए, ठीक है, अब हमारा भी तो गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना, हमारे कुछ फ़र्ज बनते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर 1, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट फॉलो द रूल्स रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हैं, हम सब इंडियन सिटीजन्स को उनको फॉलो करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट। सेकंड देखिए, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट अपहोल्ड एंड चेरिश द प्रिंसिपल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम मूवमेंट। कह रहे हर इंडियन सिटीजन को अपहोल्ड करने चाहिए और चेरिश करने चाहिए प्रिंसिपल्स को जो इंस्पायर करे फ्रीडम मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, एवरी इंडियन सिटीजन शुड प्रमोट हारमनी, सबको हारमनी प्रमोट करनी चाहिए और पीस मेंटेन करनी चाहिए अमंग अस ऑल कास्ट एंड रिलीजन। इट मीन्स कि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो, ये हमें मेक श्योर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, every Indian citizen must protect the country and provide services to the nation when needed। ठीक है, कह रहे हर इंडियन सिटीजन को हमें हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए नेशन को जब उनको ज़रूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट वैल्यू एंड प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ द कंट्री। कह रहे हम हर इंडियन सिटीजन को वैल्यू करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी कंट्री के हेरिटेज को। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज सच अ गुड कंट्री एंड सच अ वास्ट कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट कंडेम वायलेंस एंड नॉट हार्म एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहे हैं कि हम हर इंडियन सिटीजन को कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए और वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। वायलेंस मतलब होता है हिंसा, कहीं लड़ाई झगड़ा वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी चाहिए, किसी और में हो रहा हो, और खुद तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? जस्ट लाइक जो हमारी प्राइवेटली ओन्ड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट पब्लिक पार्क्स, रोड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, सो हमें इनको हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। हम हर इंडियन सिटीजन को हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, कि एनवायरनमेंट में कोई डैमेज कोई किसी तरह से ना हो। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह, उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी कि एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट अपहोल्ड एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ टुगेदरनेस। हम हर इंडियन सिटीजन को अपहोल्ड करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए किसके आइडिया को? आइडिया ऑफ टुगेदरनेस, मीन्स एकता के आइडिया को। ठीक है, हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करनी चाहिए, एंड अगर हमारी कंट्री पे कोई हार्म होता भी है तो उसको हमें टुगेदरनेस की हेल्प से, एकता की हेल्प से, यूनाइटेडनेस की हेल्प से दूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की, 1947 से पहले की, तो कैसे सब लोगों ने इंडिया के अलग अलग जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोगों ने ऐसे ही तो करा था, सब लोगों को एक साथ अपने साथ जोड़ कर रखा था और एकता से, यूनाइटेडनेस से सब उनको, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमारी कंट्री से दूर भगाया था। ठीक है, कितने सारे मूवमेंट्स हुए थे ना, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा चैप्टर था, इससे आगे का स्टूडेंट्स जो पार्ट है थोड़ा सा बचा है वो नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए वो सिलेबस में नहीं है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बहुत स्टूडेंट्स ईजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है इस चैप्टर को, एंड अगर पसंद आया स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, कमेंट करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।